नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 अप्रैल यानी आज से ही उत्तराखंड में पानी जो है वो महंगा हो गया है। आज से आपको पानी के लिए ज्यादा रुपए चुकाने होंगे। जल संस्थान ने बिलों में 4% का इजाफा कर दिया है। तो 1 अप्रैल यानी आज से न्यू टैक्स रूल भी शुरू हो गए हैं और इसके साथ ही उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में आज से पानी के ज्यादा पैसे जो है अब चुकाने पड़ेंगे। 4% का इजाफा जो है वो किया गया है। वृद्धि 2013 के बेस रेट के आधार पर ही की गई है, लेकिन टैरिफ संरचना के अनुसार हर साल की बढ़ोतरी होती है। तो आपको बता दें, अप्रैल के पहले दिन यानी आज से उत्तराखंड में पानी के दाम बढ़ गए हैं। जल संस्थान ने पानी के बिलों में 4% की वृद्धि की है, जिससे उपभोक्ताओं को अब पानी के लिए ज्यादा भुगतान करना होगा। ये वृद्धि 2013 के बेस रेट के आधार पर ही तय की गई है। जल संस्थान की टैरिफ संरचना के अनुसार हर साल पानी के दामों में वृद्धि की जाती है ताकि परिचालन खर्च और अन्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस वृद्धि का असर सभी घरेलू, कमर्शियल और अन्य उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। तो आपको बता दें, आज से यानी 1 अप्रैल से अब उत्तराखंड में पानी के लिए लोगों को ज्यादा पैसे देने होंगे। वृद्धि जो है वो 2013 के अनुसार ही की गई है। हर साल इसमें बढ़ोतरी की जाती है ताकि मेंटेनेंस को बैलेंस किया जा सके। तो आपको बता दें, अब उत्तराखंड के लोगों को आज से पानी के लिए ज्यादा रुपए जो है वो चुकाने होंगे। आपको बता दें, आज से ही न्यू टैक्स भी स्टार्ट हो गया है। तो न्यू टैक्स रूल जो 2025 है वो शुरू हो गया और इसके साथ ही उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में पानी के दामों में बढ़ोतरी की गई है। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अभय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, आज यानी 1 अप्रैल से ही अब उत्तराखंड में पानी के दामों में बढ़ोतरी की गई है। कितने प्रतिशत की ये बढ़ोतरी की गई है और जनता पर इसका क्या कुछ असर होगा? देखिए, इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि पिछले कई वर्षों से जो पेयजल विभाग के जो बिल आते थे, पानी के जो बिल आते थे, उनमें किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं की गई थी। लेकिन इस बार ये कह सकते हैं कि जिस तरह के हालात हैं और जो पानी की जो उपयोगिता है वो पहले से ज्यादा यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। उसकी जो खपत है वो डिमांड से ज्यादा इस समय नजर आ रही है और उन सब चीजों को मैनेज करने के लिए ये कह सकते हैं कि पेयजल विभाग की तरफ से ये टैरिफ यहाँ पर बनाया गया है, जिस पर लगभग 25% तक की एक बढ़ोतरी की संभावना यहाँ पर दिख रही है। ये कहा जा सकता है कि जो टैरिफ यहाँ पर जारी हुआ, अभी पूरी तरीके से इस टैरिफ की घोषणा यहाँ पर विभाग की तरफ से नहीं की गई, लेकिन जो आधिकारिक सूत्र अभी तक यहाँ पर बता रहे हैं उसमें लगभग सभी टैरिफ को मिलाकर एक 25% तक की बढ़ोतरी यहाँ पर हो रही है। जो ये कह सकते हैं कि घरेलू से ज्यादा जो व्यावसायिक जो कनेक्शन है उनमें ज्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है, क्योंकि देहरादून में जिस प्रकार से जनसंख्या का दबाव यहाँ पर बढ़ रहा है, जो यहाँ का जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है, उससे जो पानी का जो लेवल है वो लगातार नीचे घट रहा है। ऐसे में उस पानी को निकालने के लिए यानी जो चाहे बड़े नलकूप हो या फिर दूसरे वाटर टैंक यहाँ पर बनाए गए हैं, उन सब चीजों की मेंटेनेंस करने के लिए जो विभागीय जो खर्च है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो पाइपलाइन जो लॉसेज यहाँ पर ज्यादा दिख रहे हैं उसकी भरपाई के लिए भी ये कह सकते हैं कि विभाग लगातार यहाँ पर जो योजना बना रहा है, उन सब चीजों में खर्च की जो सीमा है वो लगातार बढ़ रही है। इसीलिए विभाग की तरफ से एक प्रस्ताव यहाँ पर बनाया गया था और उसी के आधार पर ये कह सकते हैं कि पानी के जो बिल हैं अब वो यहाँ पर बढ़े हुए नजर आएंगे और उसकी आज से ही ये कह सकते हैं 1 अप्रैल से ही उसकी शुरुआत यहाँ पर होगी। यानी जो अप्रैल महीने का जो बिल यहाँ पर आएगा, मई में जो बिल यहाँ पर आएगा वो 25% तक की बढ़ी हुई वृद्धि यहाँ पर होगी। आम जनता जरूर इसे अपने लिए कह सकते हैं कि एक अतिरिक्त बोझ यहाँ पर मान रही है, एक अतिरिक्त खर्च का दबाव उन पर यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से अभी तक का विभागीय जो तर्क है, तो ऐसा समझा जा सकता है कि लगातार पानी की आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए विभाग जो काम यहाँ पर कर रहा है, उसी के एवज में इस शुल्क को बढ़ाने का काम विभाग की तरफ से यहाँ पर किया गया है। जी बिल्कुल। अभय, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से दामों में बढ़ोतरी की गई है, क्या माना जाए, क्या सप्लाई में भी कुछ इफेक्टिव चीजें या सप्लाई जो है वो पहले से बेहतर होगी या सिर्फ दामों में ही बढ़ोतरी की गई है?
देखिए, विभाग की तरफ से दावे तो पूरे यहाँ पर किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब सीजन गर्मियों का यहाँ पर आ रहा है, ग्रीष्मकालीन सीजन हो रहा है, तो ऐसे में लगातार विभाग पर पानी की सप्लाई का जो दबाव होगा वो बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। और उसके लिए जरूरी है कि जो पानी का जो लेवल है, उस लेवल को जो आपूर्ति है उसको पूर्ण करने के लिए विभाग अपनी योजना अभी से बनाने में जुटा हुआ है। सबसे पहले जो ये कह सकते हैं कि जो लाइन लॉस यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, यानी पानी, बिजली और पानी के जो पाइप है जहाँ पर पानी सबसे ज्यादा रिसाव यहाँ पर होता है, उन सब चीजों की मेंटेनेंस करने की आवश्यकता यहाँ पर होगी। और विभाग की तरफ से उसके लिए बाकायदा टेंडर प्रक्रिया शुरू यहाँ पर कर दी गई है, ताकि लगातार उस दिशा में जो कार्यदायी संस्थाएं वो वहां पर काम कर सके और जो पानी की जो बर्बादी हो रही है उसको रोका यहाँ पर जा सके। इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर यहाँ पर निकाला जाता है, जो टैंकरों के माध्यम से जिसकी सप्लाई यहाँ पर होती है, उस पर ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी करने का काम विभाग की तरफ से इस बार यहाँ पर करने का दावा यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि जनता को पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर पानी उपलब्ध हो सके और जो पानी की खपत है उसको पूर्ण करने का काम यहाँ पर किया जा सके। तो ये समझा जा सकता है कि बढ़े हुए बिल के साथ साथ विभाग की जो जिम्मेदारी है वो भी यहाँ पर बड़ी नजर आ रही है। और अब देखना यही होगा कि ग्रीष्मकालीन इस समय में किस प्रकार से विभाग पानी की जलापूर्ति यहाँ पर कर पाता है। और देहरादून में जो वासी हैं, जो लगातार पानी की समस्या से जूझते नजर आते हैं, कई कॉलोनी आती है, उनको कितनी राहत यहाँ पर मिल पाती है। बिल्कुल अभय, देखना होगा कि कितनी राहत मिलती है। अभय आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुख कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। आज से अंग्रेजी शराब के दाम में भी बढ़ोतरी हो गई है। तो आपको बता दें, अंग्रेजी शराब पर 10 से 20 रुपए की बढ़ोतरी जो है उत्तराखंड सरकार की तरफ से की गई है। देशी शराब के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दें, आबकारी विभाग ने देसी शराब में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई दरें जो है आज से लागू की गई है, जिसमें प्रदेश में लगभग 700 शराब की दुकानें होंगी संचालित। तो उत्तराखंड में आज से नई आबकारी नीति के तहत अंग्रेजी शराब की बोतल पर 10 से 20 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि देसी शराब के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल के अनुसार ये वृद्धि मुख्य रूप से अंग्रेजी शराब पर लागू होगी, जबकि देशी शराब के दामों में कोई बदलाव नहीं होगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य में लगभग 700 शराब की दुकानें जो है वो संचालित होंगी और इसके लिए 5,5400 करोड़ का राजस्व लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है। तो आपको बता दें, पानी के साथ साथ अब उत्तराखंड में शराब के दामों में भी जो है वो बढ़ोतरी की गई है। आज से ही ये नियम जो है वो लागू कर दिए गए हैं। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए लगातार हमारे साथ अभय कैंतुरा बने हुए हैं। अभय, शराब महंगी होने से लोगों की जेब पर कितना असर हो सकता है? देखिए, इसे लोगों की जेब पर असर नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसे सरकार की उन रणनीतियों का हिस्सा समझा जा सकता है जिसमें राजस्व वृद्धि के लिए सरकार लगातार यहाँ पर बात करती हुई नजर आती है। अभी भी सरकार की तरफ से ये कह सकते हैं कि आबकारी का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया। पूर्व में जो लक्ष्य 4000 करोड़ का लक्ष्य यहाँ पर जो रखा गया था उसको प्राप्त करने में ये कह सकते हैं विभाग ने बड़ी सफलता यहाँ पर हासिल करी थी। राजस्व प्राप्ति की दिशा में आबकारी विभाग लगातार सरकार को अपना पूर्ण सहयोग देता नजर आता है। यही वजह है कि इस बार यानी 2026-27 के लिए जो सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित करा आबकारी विभाग से राजस्व प्राप्ति का, वो लगभग 5000 करोड़ से ज्यादा का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। और ऐसे में इसलिए पहले से ही जो शराब के जो दाम थे उनको बढ़ाने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया गया है। ये दाम इस रूप में भी बढ़ाए जा रहे हैं कि जो पहले शराब की जो दुकानें थी उन दुकानों की संख्या में भी वृद्धि यहाँ पर की गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा दुकानें या आउटलेट जो है वो यहाँ पर खोले जा सके और जो लोग इस मदिरा का जो सेवन करते हैं उनसे जो राजस्व प्राप्त होता है उस राजस्व में भी किसी अन्य तरीके की ये कह सकते हैं कि जो विकास की योजना है उनमें भी इसका फंड वहां से अलग से जाता है। सरकार को तो राजस्व मिलता है, इससे जो अतिरिक्त जो सेस मिलता है वो महिला सहायता समूह या फिर दूसरी जो ऐसी योजनाएं हैं जो आम जनता से जुड़ी हुई है, जिनके आर्थिकी मजबूत करने के लिए सरकार दावे यहाँ पर करती है, उन पे उसका प्रभाव यहाँ पर दिखता है। तो ये कहा जा सकता है कि बड़ी सफलता यहाँ पर है सरकार की रणनीति। लेकिन कई जगहों पर ऐसे चीजें भी यहाँ पर देखने को मिली है जिस पर सरकार की इस नीति का विरोधाभास या विरोध यहाँ पर जनता की तरफ से किया जा रहा है। तो अब देखना यही है कि जनता के इस विरोध से सरकार किस प्रकार से निपट पाती है और आने वाले दिनों में ये कह सकते हैं कि जो राजस्व प्राप्ति का जो लक्ष्य आबकारी विभाग को रखा गया उसे सरकार की तरफ से किस रूप में प्राप्त
विभाग की तरफ से किस रूप में प्राप्त किया जा सकता है। जी बिल्कुल। अब है, अगर बात की जाए, क्योंकि देसी शराब के दाम जो है वो नहीं बढ़े हैं, तो क्या माना जाए, जो लोग हैं वो ज्यादातर इसकी तरफ आकर्षित होंगे या उस तरफ ज्यादा जाएंगे? नहीं, इसे आकर्षण तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिसकी सबसे ज्यादा खपत यहाँ पर हो रही है आबकारी के रूप में, उसमें अंग्रेजी शराब की ज्यादा उपयोगिता यहाँ पर बढ़ी है, इसीलिए उनके दामों को बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया है। तो लगातार प्रयास यही है और ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी सरकार की तरफ से जो राजस्व प्राप्ति की जो लक्ष्य यहाँ पर रखे जाएंगे, उनमें और बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यानी जो तक अभी लक्ष्य जो यहाँ पर निर्धारित किए गए, उन लक्ष्यों को पाने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है और जो लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है 5,000 करोड़ से ज्यादा के राजस्व का, उस लक्ष्य को पाने की दिशा में विभाग भी काम कर रहा है और उसी के लिए नई नई दुकानें या जो दूसरे जो सदस्य है उनको खोलने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और ये कह सकते हैं कि अभी तक सरकार की तरफ से जो लक्ष्य प्राप्ति का रखा गया उनके लिए भी ये लक्ष्य निर्धारित किया गया और ये लक्ष्य सिर्फ 2026 और 27 के लिए यहाँ पर रखा गया है। यानी जो पिछले दिनों की जो सफलता है, पूर्व वर्षों की जो सफलता थी या जो लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में आबकारी ने जो अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे, उसी में ये सब चीजें यहाँ पर बढ़ी नजर आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभय इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। देहरादून में बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया। पुलिस मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग में डीजीपी दीपम सेठ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। राजधानी में कानून और व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के लिए आईजी गढ़वाल को दैनिक मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। एसएसपी देहरादून को कड़ी टास्किंग दी गई है और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हॉटस्पॉट इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जाएगी और सुबह के समय विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। एसटीएफ को छूट दी गई है ताकि देहरादून के अपराधियों पर विशेष कार्रवाई हो सके। बार पब्स पर भी सख्ती होगी। लेट नाइट खुलने पर भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने ऋषिकेश स्थित शांति प्रपन्न शर्मा राजकीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने वार्डों में जाकर मरीजों से मुलाकात की और उपचार और सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया। अस्पताल परिसर में गंदगी देख उन्होंने नाराजगी जताई और प्रशासन को निर्देश दिए कि स्वच्छता व्यवस्था में कोई कोताही नहीं बरती जाए। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने अस्पताल संसाधनों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने और मरीजों को बेवजह रेफर करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने को कहा है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि हर नागरिक को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिले। निरीक्षण के अंत में उन्होंने अस्पताल की सामान्य व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की और स्थानीय स्तर पर बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का उद्देश्य दोहराया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में हुड़दंगियों और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए एसएसपी देहरादून खुद मैदान में उतरे। उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस की अलग अलग टीमों ने नगर क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। एसएसपी ने जाकर सभी टीमों को ब्रीफ किया और निर्देश दिए कि नियमों का उल्लंघन करने वालों और निर्धारित समय अवधि के बाद खुले रहने वाले बार रेस्टोरेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने पूरे नगर क्षेत्र में अभियान के दौरान निरीक्षण और चेकिंग की ताकि किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। इस कार्रवाई के तहत रात देर तक निगरानी और कार्रवाई जारी रही, जिससे अपराधियों और नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त संदेश दिया गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रुड़की नगर निगम सभागार में आज बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम के 40 वार्डों के सभी पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत शहर के कार्यों की समीक्षा से हुई। पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं और आवश्यक विकास कार्यों के प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इन प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने,
सड़कों की मरम्मत, जल निकासी प्रणाली सुधारने और स्ट्रीट लाइट की समस्याओं को दूर करने जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया। विचार विमर्श के बाद कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास करा दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी स्वीकृत कार्यों को शीघ्र धरातल पर लागू किया जाए ताकि शहर वासियों को जल्द लाभ मिल सके। बैठक का समापन आपसी सहमति और विकास कार्यों को तेज गति देने के संकल्प के साथ किया गया। इससे नगर निगम के विकास कार्यों को मजबूती और गति मिलने की उम्मीद है। जो आज की बोर्ड बैठक रही बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और सभी माननीय पार्षदगण, माननीय महापौर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि और माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि शामिल हुए। तो टोटल प्रस्ताव तो एक वार्ड वाइज है, फिर सप्लीमेंट्री रहे प्रतिनिधि सदस्यों के 100 से ऊपर प्रस्ताव थे और लगभग सभी पास हुए। एक दो प्रस्ताव पे ऑब्जेक्शन था जिसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और एक दो लैंड के इशू थे, जैसे उसकी फायर ब्रिगेड की लैंड के संबंध में, वो काशीपुर की लैंड रिक्वायर उनकी नीड थी, तो बोर्ड ने उसको उसके स्थान पे सालियर में ज़मीन देने के लिए सहमति प्रदान की है। और एक 25 नंबर वार्ड में था कि पुलिस चौकी के लिए, तो उसमें 250 स्क्वायर फीट लिखा था, लेकिन लैंड कहाँ है तो ये उन्हीं पार्षद जी पे छोड़ा गया कि लैंड आप आइडेंटिफाई कर लीजिए ताकि आके उसमें फर्दर कार्रवाई हो सके। सर मैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल हो चुका है इस नगर निगम गठन को। नो डाउट वो जो हमारा एक्ट कहता है वो उसमें नगर निगम के एक्ट के अनुसार 2 कमेटी गठित होती हैं, वर्किंग कमेटी, डेवलपमेंट कमेटी। तो 2-3 बार हम लोगों ने कोशिश की और माननीय महापौर जी से भी डिस्कशन हुआ, लेकिन किन्हीं कारणों वो नहीं हो पाई पिछली बैठक में भी तक 15 दिन के अंदर। लेकिन अब मुझे लगता है कि चूँकि कमेटी गठन का कार्य पार्षदगणों के मध्य से होता है, एक में 12 मेंबर होते हैं, एक में 10 मेंबर। बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया था। बोर्ड बैठक का जो एजेंडा आया था, एजेंडे की शुरुआत में ही इन्होंने त्रुटि करी हुई थी। वर्ष 2025 में अक्टूबर माह में जो बोर्ड बैठक संपन्न हुई थी, उस पर इन्होंने वर्ष 2026 कर दिया था। उसके ऊपर मैंने आपत्ति दर्ज कराई और वो पहले भी मैं इसके ऊपर कह चुका था कि इस कार्रवाई निरस्त करिए, क्योंकि वो बोर्ड के नियम के विरुद्ध हुई थी। इस बार इन्होंने बोर्ड बैठक का आयोजन करा और बाकायदा एजेंडे बोल करके ही सारे चर्चा की गई है, परंतु इन्होंने कई चीज़ों को दबा दिया। हाँ देख लेंगे, कर लेंगे, और जैसे अभी 24/7 वाला यूनिपोल का मामला था, फ्लैक्स के मामले थे, उसकी भी पत्रावली मंगाने के लिए ऊपर कहा गया, उसे भी नहीं मंगाया गया। फिर इसके अलावा इनके सामने वो वाले प्रकरण आए कि नाम पत्रावली चेंज होते हैं जो किराएदारी में, उसकी पत्रावली मंगाने के लिए कहा गया, सूची उपलब्ध कराने के, उसे भी इन्होंने दबा दिया। तो इन्होंने यहाँ पर औपचारिकता तो पूरी करी है, जवाब दिया मतलब। हाँ जी हाँ, इन्होंने औपचारिकता तो पूरी करी है, परंतु अगर इन्होंने मौके पर उनकी पत्रावली मंगाई होती तो कई सारे और भी अनियमितताएं खुल जाती, भ्रष्टाचार खुल जाता। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। टिहरी जनपद के लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता केएस नेगी ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत पीडब्ल्यूडी विभाग लगातार कार्य कर रहा है ताकि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके और सड़क मार्गों से आरामदायक सफर का अनुभव हो। अभियंता ने बताया कि यात्रा मार्गों में किसी भी प्रकार की सड़कों से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए विभाग प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। टिहरी जनपद में 11 से अधिक सड़क मार्ग आते हैं, जिनमें क्रॉस बैरियर लगाना, रंगाई पुताई करना और गड्ढों को पैच कार्य किया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाहर जाने वाले यात्री यात्रा के दौरान किसी भी असुविधा का सामना न करें और सुरक्षित और सुगम सफर का अनुभव प्राप्त करें। हमारे अधीन इस चारधाम यात्रा के जो 11 मार्ग हैं, जो वैकल्पिक मार्ग हैं, सभी मार्गों पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो है जहाँ जहाँ पर पैच होना था, पैच वर्क कर दिया गया है। जहाँ पर क्रैश बैरियर थे, क्रैश बैरियर लगा दिए गए हैं, पैरापेट पुताई चल रही है और शाइनेज वगैरह को ठीक कर दिया जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के तहत उत्तराखंड को 113.90 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की है। ये राशि वित्त आयोग प्रभाग के माध्यम से द्वितीय किश्त के रूप में जारी की गई है। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार ये सहायता राज्यों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन की क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से दी जा रही है। जारी आदेश के अनुसार ये धनराशि सीधे राज्य सरकार के खाते में
भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से हस्तांतरित होगी। इसी सहायता के अंतर्गत गोवा को 1.40 करोड़ रुपए और कुल 115.30 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता राज्यों को प्रदान की गई है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार ये निधि केवल आपदा न्यूनीकरण से संबंधित कार्यों पर खर्च की जाएगी और 15 दिनों के भीतर केंद्र और राज्य अंश को सार्वजनिक लेखा शर्त में जमा करना अनिवार्य होगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में एसएसपी में पब, बार और रेस्टोरेंट मालिकों और संचालकों के साथ गोष्ठी कर नियमों पर कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई प्रतिष्ठान निर्धारित समयावधि के बाद खुला पाया गया तो उसके खिलाफ सीधे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गोष्ठी में एसएसपी ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालक किसी भी परिस्थिति में बख्शे नहीं जाएंगे और पुलिस द्वारा समय समय पर आकस्मिक छापेमारी की जाएगी। हाल ही में पुलिस ने आकस्मिक निरीक्षण के दौरान 2 बार रेस्टोरेंट संचालकों को निर्धारित समयावधि के उल्लंघन के आरोप में अभियोग दर्ज किया था। ये कदम राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने और रात के समय सामाजिक गतिविधियों में अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया। संचालकों को सजग और नियमों के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह रहने की हिदायत दी गई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हल्द्वानी प्रशासन हाइडल विभाग के काठ गोदाम स्थित सेकेंडरी वर्क डिवीजन कार्यालय में बड़ी कार्रवाई की है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी के नेतृत्व में हुई छापेमारी के दौरान कार्यालय सहायक दीपक बोरा नशे की हालत में पाए गए। प्रशासन को शिकायत मिली थी कि बोरा शराब पीकर दफ्तर आते हैं। शिकायत की पुष्टि के लिए सिटी मजिस्ट्रेट ने टीम के साथ अचानक निरीक्षण किया, जिसमें दीपक बोरा नशे में कार्यालय में मौजूद पाए गए। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ने तत्काल उनकी कड़ी फटकार लगाई और अनुशासनहीनता को ध्यान में रखते हुए उन्हें तुरंत निलंबित करने के निर्देश जारी किए। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे व्यवहार को किसी भी सरकारी कार्यालय में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये कार्रवाई अन्य कर्मचारियों के लिए भी उदाहरण बनेगी। हल्द्वानी प्रशासन ने अनुशासन कायम रखने पर जोर दिया। देखिए, एक सूचना मिली थी कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एक विंग है हाइडल गेट पर, वहाँ पर एक कर्मचारी पहले से काफ़ी पूर्व में भी इस तरह की आदत रही है कि वो कार्य अवधि के दौरान कार्यस्थल पर मद्यपान का सेवन करते हुए वहाँ पर आना उनका रहता है, और जबकि वहाँ पर काफ़ी संख्या में महिला कार्मिक भी हैं और लोगों की भी आवाजाही रहती है। तो आज उसमें कंप्लेन मिली थी तो औचक निरीक्षण किया गया और उनके विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में उनका मेडिकल भी कराया गया है। और चूँकि राज्य सरकार द्वारा कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं, उसी क्रम में उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए भी उनके अधिकारियों को अवगत कराया गया। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।